Hello, friends. The topic which I am going to discuss with you all for today is exempted incomes under Income Tax Act. Exempt income हमारी कौन सी होती है? मतलब कहने का कि वो इनकम जिन पे हमको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट इनकम हमारी, जैसे कि मैंने बोला, द इनकम विच आर टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये हमारा डील करता है सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब हम टोटल इनकम इंडिविजुअल की या पर्सन की कंप्यूट करते हैं तो ये जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है इसको हम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या होता है? मीन्स रेंट और रेवेन्यू इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो हम एक लैंड यूज कर रहे थे उससे अगर हमें रेंट आ रहा है, यानी कि हमने किसी को किराए पे दिया हुआ है, या मेरी खुद की उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम प्रोवाइडेड द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया। या इनकम बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड बाय एम्प्लॉइंग प्रोसीजर टू मेक इट मार्केटेबल, यानी कि हम एक लैंड पे ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो भी हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो हम मार्केट में जा करके बेच सकते हैं। तो जो वो कल्टिवेशन प्रोसेस की जा रही है उस लैंड में, उसको भी हम क्या मानेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम, और वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और इनकम अराइजेस फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, यानी कि अगर कोई फार्म बिल्डिंग पे काम कर रहा है, यानी कि जो रिसीवर है वो उस बिल्डिंग में रह रहा है, या तो वो बिल्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास है, सब्जेक्ट टू उसका यूज क्या होना चाहिए? ड्वेलिंग हाउस होना चाहिए, या लैंड इज असेस टू लैंड रेवेन्यू आउटसाइड म्यूनिसिपल एरिया, यानी कि वो अगर म्यूनिसिपल एरिया के बाहर है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, या वो किसी नोटिफाइड एरिया में है बट विद इन दी 8 किलोमीटर्स ऑफ म्यूनिसिपल लिमिट। ऐसे किसी भी लैंड पे अगर ड्वेलिंग हाउस ऐसे या कोई भी काम हो रहा है तो वो इनकम हमारी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और वो हमारी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी। नो इनकम डिराइव फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विल बी आर एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि उस पर हमारा टैक्स लग जाएगा। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि असर्शन, रीजनिंग या सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन जैसे कई क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड पूछे जा चुके हैं। ये आपको बोल दिया जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स सेलेक्ट वन विच इज इनकरेक्ट, और यही सारे ऑप्शन अगर आपको दे दिए जाए तो जब आपको ये सब पता होंगे तभी आपको पता होगा कि कौन सी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम ऑफ HUF, यानी कि रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम HUF सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। जो भी हमारा इंडिविजुअल मेंबर HUF करता रिसीव करता है वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा। उसका रीजन हमारा क्या है? क्योंकि सेम इनकम दो बार टैक्स नहीं लग सकता। शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ फर्म फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। सिंपल रीजन है क्योंकि जब फर्म का जो प्रॉफिट आता है उसमें ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं तो उसी प्रॉफिट का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में होता है, तो एक ही इनकम पे दो बार टैक्स नहीं लग सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पनसेशन रिसीव बाय विक्टिम्स ऑफ भोपाल क्रैश ट्रेजेडी। अगर जो भी ये इंसिडेंट हुआ था उसमें जिनको जो भी कॉम्पनसेशन मिला था उससे रिलेटेड, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट है। टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टीज को ध्यान से समझिएगा, यानी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी अग्रीमेंट में एंटर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो कि किससे रिलेटेड है वो अग्रीमेंट? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करने के लिए, तो उससे रिलेटेड जो भी इंडिया पेमेंट कर रही है उसको टेक्निकल सर्विस के तौर पे या रॉयल्टी के नाम पे पैसा उस फॉरेन कंपनी को जा रहा है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 6C। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम टी बोर्ड्स, यानी कि क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा रिप्लांटेशन, रिप्लेसमेंट और रेजुविनेशन, 3R को याद रखिएगा। स्कीम हमारी रिलेटेड होनी चाहिए किससे? रिप्लांटेशन, रिप्लेसमेंट या रेजुविनेशन, कल्टिवेशन ऑफ टी इन इंडिया से, तो वो इनकम हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की इनकम 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर, जब से मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन चालू होता है वहाँ से 10 सालों तक एग्जेम्प्ट होती है। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 20, कौन सी इनकम? या तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में हो, कैपिटल गेन में हो, अदर सोर्सेज में हो, या अगर वो कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज को अपने जुरिस्डिक्शन में बेच रहे हैं और अगर उससे उनकी कोई इनकम आ रही है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। सब्सिडी रिसीव बाय प्लांटर्स ऑफ टी, कॉफी, रबर, ट्रेड यूनियन, सार्क फंड, इन सब की इनकम हमारी
एग्जेम्प्टेड इनकम्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इट सेज लीव ट्रैवल कंसेशन इन इंडिया सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। यहाँ पे हमारा क्या होता है, टू द एक्सटेंट इट इज एक्चुअली स्पेंड, हम जितना खर्चा करते हैं उतना हमारा एग्जेम्प्ट होता है इंडिया में। ग्रेच्युटी इनकम हमारी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 आता है, इसको डिटेल में जब हम सैलरी हेड पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज ग्रेच्युटी हमारी होती क्या है, ग्रेच्युटी हमारी दी जाती है किस केस में, जब एम्प्लॉय कोई हमारे बहुत सालों तक यानी 5 साल से ज़्यादा अगर काम करता है तो उसकी मेरिटोरियस सर्विस जो देता है उसके लिए उसे हम एक लमसम अमाउंट देते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेच्युटी। अब पेमेंट हमारा ग्रेच्युटी एक्ट गवर्न करता है 1972। पेंशन भी हमारा एक तरीके का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। 2 तरीके की पेंशन होती है, एक होती है हमारी कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन और एक होती है हमारी अनकम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। दोनों की हमारी वेरियस लिमिट दी गई हैं। यहाँ पे हम कम्यूटेड वैल्यू को फुल्ली एग्जेम्प्ट करते हैं प्रोवाइडेड हमारी कुछ कंडीशन है। पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सारे जितने रिलेटेड टर्म्स है जब हम सैलरी पढ़ेंगे तब इन डिटेल इनको कवर करेंगे। अभी आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं चलना चाहिए, हाँ ये पार्शली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। देन आपका आता है रिटायरमेंट से रिलेटेड, जो आपका आता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो कहता है शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हमारा क्या आता है, कंपनी आता है, लोकल अथॉरिटी आता है, ये सब आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा आता है अमाउंट रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 10 सबसेक्शन डी हमारा कहता है उसमें हमें जो मेच्योरिटी का मिलता है, बोनस का मिलता है, बट देन दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, जो कि अब हम जब डिडक्शंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। Next it says amount received from provident fund, again it is a part of salary income, हम इसे वहाँ कवर करेंगे। पेमेंट रिसीव फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 13, कोई भी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड होगा यानी कि अप्रूव बाय द गवर्नमेंट, देन दैट इज है हमारा चला जाता है एक्चुअल अमाउंट जो होता है हमारा रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, 50% इफ इट इज DCM के यानी कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में अगर हमारा घर होता है तो, एंड 40% इन केस ऑफ आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल अलाउंस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 को डिटेल में इन सबको हम सैलरी हेड में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। कन्वेंस, डेली, यूनिफॉर्म, हेल्पर अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं किस एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट यूटिलाइज या रिसीव्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस विच एवर इज लेस हमारा चला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्कॉलरशिप रिसीव्ड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 16, अगर हम कोई भी स्कॉलरशिप रिसीव करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अलाउंसेस रिसीव बाय MP, MLA, MLC सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 के तहत हमारा एग्जेम्प्ट होता है। पेंशन टू गैलेंट्री अवार्ड विनर यानी कि किसी को परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण अगर मिलता है तो उससे जो अवार्ड और उनको एक अमाउंट मिलता है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड की हम जब बात करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 32, द इनकम इज क्लब्ड विद द पेरेंट्स इनकम, कॉन्सेप्ट मदर या फादर किसकी होगी, जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसके साथ हम उसको क्लब करेंगे और उसके बाद जिस भी पेरेंट की इनकम में वो क्लब हुआ है हम उसमें से एग्जेम्पशन देंगे अप टू ₹1500 पर चाइल्ड पर ईयर के हिसाब से। डिविडेंड, कोई भी इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो इन सेक्शन 1034 में इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट हमारा चला जाता है। लाइकवाइज UTI की जो यूनिट्स होती है म्यूचुअल फंड की यूनिट सेक्शन 1035 के तहत हमें कहता है कि वो वाली यूनिट्स पे इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होगी। एंड लास्ट हमारा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी कि इक्विटी लिस्टेड सिक्योरिटीज जो हमारी होती है जिसपे हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो भी हमारी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती हैं सेक्शन 10 सेक्शन 38 के तहत। तो मेन आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, कौन सी पार्शियल एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती हैं और फुल्ली एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है। क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है लिस्ट दी ऑड वन आउट विच इज दी फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम। 4 पॉइंट्स दिए हैं, मान लीजिए उसमें पेंशन है तो पेंशन कम्यूटेड अनकम्यूटेड जैसे मैंने बोला 2 पार्ट्स में होती है, एक होती है एग्जेम्प्ट एक नहीं होती है एग्जेम्प्ट और बाकी आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी दी है। तो ऑड वन आउट आपको इसमें अगर फाइंड करना है तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू पता होगा कि कौन कौन सी हमारी फुल्ली एग्जेम्प्ट और पार्शियली एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आती है। थैंक यू।